नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो अयोध्या में राम मंदिर का काम अब तेजी से चल रहा है। मंदिर को मजबूत बनाया जाए और इसके लिए आधुनिक तकनीक का सहारा भी लिया जा रहा है। नींव को सरयू की जलधारा से कोई खतरा ना हो, इसके लिए रिटेनिंग वॉल भी बनाई जा रही है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण तेजी से चल रहा है। मंदिर तय वक्त पर बने, इसके लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। रामनगरी में इन दिनों रिटेनिंग वॉल बनाई जा रही है। मंदिर निर्माण से जुड़े लोगों ने बरसात से पहले इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा है। रिटेनिंग वॉल बनाने का मकसद सरयू की जलधारा से राम मंदिर की बुनियाद को महफूज रखना है। रामलला का भव्य मंदिर बन करके तैयार हो रहा है। मंदिर 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती रामलला के मंदिर की बुनियाद को सरयू की जलधारा से बचाने की है, जिसको लेकर वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार एक रिटेनिंग वॉल मंदिर के दक्षिणी तरफ बनाई जा रही है। इस रिटेनिंग वॉल को जमीन के ठीक 12 मीटर नीचे से उठाया जा रहा है, जिसमें लोहे की सलाखें, कंक्रीट और वैज्ञानिक पद्धति से तैयार मिश्रण डाला जा रहा है। इसको इतना मजबूत रखा जाएगा कि कभी भविष्य में यदि सरयू की जलधारा राम जन्मभूमि मंदिर की तरफ जमीन के नीचे से मूव करती है तो फिर मंदिर की बुनियाद को वो डिस्टर्ब न कर पाए। रिटेनिंग वॉल मजबूत हो, इसके लिए सरिये का जाल गहराई तक बिछा दिया गया है और उसमें सीमेंट और कंक्रीट का मिक्सर भी भरा जा रहा है। रिटेनिंग वॉल पर 6 मीटर ऊंची दीवार का काम पूरा हो चुका है और बची हुई 6 मीटर ऊंची दीवार बरसात से पहले पूरी कर ली जाएगी। यही है, रिटेनिंग वॉल का निर्माण कार्य बहुत तेजी के साथ चल रहा है। लगभग आधे हिस्से की रिटेनिंग वॉल पर 6 मीटर ऊंची दीवार, नीचे का काम पूरा होकर के नींव का 6 मीटर ऊंची दीवार पड़ चुकी है। शेष का नीचे का काम चल रहा है, वो भी बरसात से पहले पूरा करके 6 मीटर ऊंची दीवार डालने के बाद मिट्टी की भराई समय अंतर्गत हम कर लेंगे। रिटेनिंग वॉल के अलावा प्लिंथ का निर्माण भी तेजी से किया जा रहा है। प्लिंथ पर ही भगवान रामलला के मंदिर निर्माण के लिए बंसी पहाड़पुर के पत्थर लगाए जाएंगे। 21 फीट ऊंची प्लिंथ 7 चरणों में बनाई जानी है। मंदिर निर्माण में प्लिंथ का कार्य बहुत तीव्रता के साथ प्रारंभ हो गया है और पहली लेयर गर्भगृह के तरफ से पूरी हो गई है। दूसरी लेयर का काम प्रारंभ हो रहा है, चल रहा है। समय के अंतर्गत हम जिस गर्भगृह एरिया के पर मंदिर के निर्माण का काम प्रारंभ करने वाले हैं, जुलाई लास्ट तक उसको पूरा कर लेंगे। उसके उपरांत बंसी पहाड़पुर के पत्थरों से गर्भगृह का निर्माण कार्य प्रारंभ होगा। मंदिर के गर्भगृह की तरफ से पहले चरण का काम करीब पूरा हो चुका है और दूसरे चरण का काम शुरू कर दिया गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि प्लिंथ निर्माण अगस्त से पहले पूरा हो जाएगा। इसके बाद मंदिर के प्रस्तावित मॉडल के हिसाब से तराश कर रखी गई शिलाओं का इस्तेमाल किया जाएगा। ये सब जो प्लिंथ का निर्माण, नींव का निर्माण, ये सब मंदिर निर्माण की प्रक्रिया का ही अंग है और इसमें हम भगवान को विराजित करने लायक दिसंबर 2023 तक इतना गर्भगृह का हिस्सा तैयार कर लेंगे कि भगवान को वहाँ विराजित करके भक्तों को उनके जन्म स्थान पर दर्शन करने लायक बना लें। अयोध्या में मंदिर निर्माण तेजी से हो रहा है, जिससे करोड़ों भक्त भी उत्साहित हैं और उम्मीद यही है कि रामलला तय समय पर दिव्य और भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे और देश दुनिया के भक्त अपने आराध्य के दर्शन उनके जन्म स्थान पर कर पाएंगे। निमेश गोस्वामी, न्यूज़ 18 अयोध्या। और मुजफ्फरनगर के सिसौली गांव में शिलापट तोड़े जाने को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। शिलान्यास के महज 8 घंटे में ही शिलापट तोड़ दिया गया, जिसकी शिकायत पुलिस से की गई। पुलिस ने जल्द ही आरोपियों को पकड़ने का अब दावा किया है।
टूटा हुआ शिलापट सवालों का अनसुलझा पहलू छोड़ गया। सिसौली में शिलापट किसने तोड़ा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। रविवार की शाम को ही केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने सिसौली कुटबी मार्ग का शिलान्यास किया था, लेकिन 8 घंटे बाद ही अराजक तत्वों ने शिलापट तोड़ दिया, जिसे लेकर लोगों में काफी नाराजगी है। ये विकास का कार्य है, इसमें सब तरह के लोग मिलते हैं जी। कोई विपक्ष जो है थोड़ा यहाँ व्यवहार गलत रहा उनका, तोड़ फोड़ के यहाँ पे जो कल बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ था। ये विकास का कार्य है तो सभी के लिए है। शिलापट तोड़ने वाले कौन लोग हैं, आखिर विकास से किसे परेशानी है, इसे लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। इस पूरे मामले में आक्रोशित बीजेपी नेताओं ने पुलिस से शिकायत की है और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। शिकायत मिलते ही पुलिस भी हरकत में आई और जांच शुरू कर दी गई। कल माननीय मंत्री जी ने ग्राम सिसौली में उद्घाटन किया था। उस शिलापट को किसी अज्ञात लोगों ने तोड़ दिया है। इस संबंध में थाने में मुकदमा पंजीकृत हो गया है, उसका पता किया जा रहा है। जिसने भी तोड़ा है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। विकास को रफ्तार देने के लिए सरकार की ओर से तमाम कवायद की जा रही है, लेकिन सिसौली गांव में जो हुआ वो समझ से परे है। बहरहाल अब पुलिस की जांच का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि इसके बाद ही पता चलेगा कि आखिर शिलापट तोड़ने के पीछे कौन है। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरनगर से बिनेश पवार की रिपोर्ट। और कोरोना की चौथी लहर के आहट के बीच हर कोई चिंतित है, लेकिन इस बीच उत्तराखंड सरकार के एक फैसले ने सबको हैरान कर दिया। आखिर क्या है ये फैसला, देखिए जरा इस रिपोर्ट में। थोड़ी सी राहत के बाद एक बार फिर कोरोना का खौफ सताने लगा है और इस सब के बीच सरकार ने हल्द्वानी में DRDO द्वारा बनाए गए कुमाऊं के इस सबसे बड़े कोविड हॉस्पिटल को बंद करने का फैसला लिया है और अधिकारी आने वाले चैलेंज के लिए वैकल्पिक व्यवस्था तलाशने लगे हैं। देखिए, जिस तरीके से आप देख रहे हैं अभी इस बीच को समाचार मिलने लग गए हैं कि कोविड केसों में वृद्धि हो रही है, तो उसको लेकर सबसे पहले तो वैक्सीनेशन पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि जिसमें जो बच्चों का वैक्सीनेशन होना है उसको पूरा कराया जाए। दरअसल DRDO ने कोरोना की दूसरी लहर के बाद 300 बेड का कोविड हॉस्पिटल बनाया था, लेकिन आने वाली कोरोना की संभावित लहर के बीच अस्थायी अस्पताल को बंद करने के फैसले से लोग चिंतित हैं। जो कोविड का हॉस्पिटल जो बना हुआ है, DRDO ने बनाया है, ये हॉस्पिटल बहुत पैसों का बना हुआ है। इसको सरकार को नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से अभी कोविड के केस बढ़ रहे हैं, इसकी अभी जरूरत पड़ेगी। इस अस्थायी अस्पताल को बंद करने के फैसले से सुशीला तिवारी अस्पताल में दबाव बढ़ना तय है। जाहिर है, अगर कोरोना के मामले बढ़े तो अस्पताल में दूसरी बीमारियों की OPD प्रभावित होगी। ऐसे में लोगों की चिंता वाजिब है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। और उत्तराखंड में फ्री राशन बांटना राशन डीलर्स के लिए आफत बन गया है। हालात ये है कि अब कोई भी दुकानदारों ने लाइसेंस सरेंडर कर दिया है और फिर सरकारी सस्ता गल्ला की दुकान से मुंह भंग हो गया है। राज्य में 9000 से ज्यादा सरकारी राशन की दुकानें हैं, जिनमें से करीब 1300 दुकानें कॉमन सर्विस सेंटर्स में तब्दील हो चुकी हैं, जहां राशन के साथ बाकी काम भी हो रहे हैं। वजह सिर्फ यही है कि राशन की दुकान से काम नहीं चल रहा। राशन डीलर्स का कहना है कि सरकारी राशन बांटने में उन्हें कोई प्रॉफिट नहीं होता, कमीशन बढ़ाया नहीं जाता और चीनी दाल जैसे मुनाफे वाले आइटम अब बांटे नहीं जाते। अब कमीशन कम है, मार्जिन कम है। तीसरी बात है कि जो राशन तोलने वाला उसे भी हमें देना ही पड़ेगा, कोई फ्री में तो काम करेगा नहीं। किसी की दुकान है वो किराए पे है तो वो उस हिसाब से कमीशन नहीं है। गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, या तो हमें तनख्वाह कर दे। राशन डीलर्स की मुख्य समस्या राशन देने के प्रोसेस ऑनलाइन होना है। सरकार का दावा है कि ऑनलाइन प्रक्रिया से कालाबाजारी कम हुई है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी सच है कि कई दुकानदार डिजिटल सिस्टम को समझ नहीं पा रहे। दुकानदार के पास काम तो बहुत है काम करने के लिए, और कुछ ऐसे दुकानदार भी हैं जो थोड़े से बुजुर्ग भी हो गए हैं और इन चीज़ों के हैबिचुअल नहीं है, तो वो शायद इस बात को कह रहे हो, लेकिन उनके लिए भी ये है कि उनको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं लगातार। खाद्य विभाग भी मानता है कि राशन डीलर्स के पास इनकम के साधन कम हैं, इसलिए उन्हें कॉमन सर्विस सेंटर में बदला जा रहा है। लेकिन इसके बाद भी लगातार राशन डीलर्स का लाइसेंस सरेंडर करना विभाग के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट।
और हरिद्वार में हर की पैड़ी पर एनजीटी ने प्लास्टिक के कैन और सिंगल यूज प्लास्टिक की बिक्री पर रोक लगाई है। बावजूद इसके धड़ल्ले से बिक्री हो रही है, लेकिन अब नगर निगम ने इसका विकल्प भी तैयार कर लिया है। हरिद्वार नगर निगम ने हर की पैड़ी और दूसरे गंगा घाटों पर प्लास्टिक कैन का विकल्प तैयार कर लिया है। इसके लिए महिला स्वयं सहायता समूह कांच, स्टील और बांस की बोतल तैयार कर रही हैं। इसे हर की पैड़ी समेत दूसरे गंगा घाटों पर बेचा जाएगा। इसमें यात्री अपने साथ गंगा जल भर के ले जा सकते हैं। जूट की बॉटल्स हैं और बैम्बू की बॉटल्स हैं या स्टील बॉटल है, इन सब चीज़ों को जो लगाना चाह रहे हैं हर की बॉडी पे, ये सर की एक बहुत बड़ी पहल है। इससे इन सब महिलाओं को रोजगार मिलेगा। अगर ये ऑप्शन आए हैं जो भी कांच की और बांस की, जो गंगा जली स्टील की देंगे तो बहुत बेहतर है हमारे लिए। जब प्लास्टिक की होगी नहीं तो हम बेचेंगे भी नहीं। जल्द ही महिला समूहों द्वारा तैयार किए जा रहे उत्पादों की बिक्री शुरू कर दी जाएगी और मांग बढ़ने पर इनका उत्पादन बढ़ाया जाएगा। उम्मीद है कि श्रद्धालु भी इन्हीं उत्पादों में गंगा जल लेकर लौटेंगे। और उनके थ्रू हम लोगों ने जूट की और ग्लासेस की और अपना बैम्बू की बोतल बनाई है। उसके अलावा इनकी तरह सेल्फ मेड चटाइयाँ भी उपलब्ध कराई गई, जिसके नमूने आज हम लोगों ने लिए हैं। अगर नगर निगम की योजना सही ढंग से लागू हुई तो गंगा घाटों पर प्लास्टिक से होने वाली गंदगी जरूर कम हो जाएगी। साथ ही महिला समूहों का कारोबार भी चल निकलेगा। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकेश शुक्ला की रिपोर्ट। और गोरखपुर में ट्रैफिक मैनेजमेंट और क्राइम कानून के लिए पुलिस ने नया सिस्टम शुरू किया है। इसके तहत शहर में ITMS यानी इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगाए गए हैं। साथ ही इमरजेंसी बॉक्स भी लगाए गए, जिसका कंट्रोल रूम नगर निगम में बनाया गया है। गोरखपुर के 21 चौराहों पर इसी तरह के बॉक्स लगाए गए हैं, जो संकट के वक्त जरूरतमंदों के मददगार साबित होंगे। ITMS यानी इंटेलिजेंस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, इसी के तहत ये बॉक्स लगाए गए हैं, जिनका कंट्रोल रूम नगर निगम में बनाया गया है। गोरखपुर के ट्रैफिक सिग्नल को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए शहर के 21 चौराहों पर जो है ऑटोमेटिक सिग्नल लगाया गया है और नगर निगम के इस भवन में बने कंट्रोल रूम से इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है, जहां पे अगर कोई भी व्यक्ति जो है रोड ट्रैफिक का वायलेशन करता है, रूल का वायलेशन करता है, तो उसके ऊपर यहीं से कार्रवाई हो जा रही है। अगर हेलमेट नहीं लगाया हुआ है तो चालान काट दिया जा रहा है। साथ ही यहां से रेड सिग्नल से लेके अगर कोई जेब्रा क्रॉसिंग पे खड़ा है तो उसको यहीं से एस्टिमेट भी किया जाता है कि आप पीछे आ जाइए, अदरवाइज आपका चालान काट दिया जाएगा। गोरखपुर में ट्रैफिक रूल तोड़ने वालों की निगरानी भी कंट्रोल रूम से ही लगातार की जा रही है। पुलिस की टीम ऐसे लोगों पर लगातार निगरानी रखती है जो ट्रैफिक के नियम फॉलो नहीं करते। आप सभी लोगों का चालान पीछे रहना शुरू किया। आप लोग अपनी गाड़ियां पीछे कीजिए, स्टॉप लाइन के पीछे आइए, गणेश चौराहा। मैंने कहा ना अब इसमें आप लोग ध्यान रखें कि स्टॉप लाइन से पहले ही रुकना है। स्टॉप लाइन के आगे आएंगे तो ऑटोमेटिकली आप लोगों का चालान हो जाएगा। ट्रैफिक मैनेजमेंट के साथ ही शहर में लगाए गए बॉक्स को लगाने का मकसद चौराहों पर कोई हादसा, लूट, छेड़खानी, मारपीट या दूसरी कोई समस्या होने पर कंट्रोल रूम से मदद मांगना है। महत्वपूर्ण बातें हैं कि शहर के 21 चौराहों पर जो है इमरजेंसी कॉल की सुविधा दी गई है कि अगर कोई व्यक्ति फंसा हुआ है और उसको रास्ता नहीं समझ में आ रहा है या उसको कोई जरूरत है तो वहीं पे बटन दबाए और उस बटन से सीधे यहाँ कंट्रोल रूम में कॉल आएगी और यहीं से जो है उसको बता दिया जाएगा कि आप इस वक्त कहाँ पे खड़े हैं और उसकी किस तरीके से सहायता यहाँ पे दी जा सकती है। यानी कि अब अगर किसी व्यक्ति के साथ छिनैती, चोरी या कुछ अन्य घटनाएं होती हैं तो वो सीधे 112 के साथ साथ इस कंट्रोल रूम से भी कनेक्ट हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति बाहर से आया हुआ है और अगर रास्ता भटक गया है तो वो भी यहां से सहायता ले सकता है। पुलिस की कोशिश शहर में क्राइम कंट्रोल के साथ साथ ट्रैफिक सिस्टम को दुरुस्त करना है, जिसके लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा रहा है। तो ट्रैफिक नियंत्रण एक सतत और रेगुलर प्रयास करने की आवश्यकता है। इस दिशा में कुछ प्रभावी कदम उठाए गए हैं और हाल में
लगातार ट्रैफिक पर हमारी जो टीम है जिला प्रशासन की और ट्रैफिक की वो काम कर रही है और उसमें सुधार परिलक्षित हो रहा है। परंतु बहुत सारे काम है जो हमें करने हैं और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होगा कि किस प्रकार हम ITMS को ठीक ढंग से फंक्शनल करें और शहर में इसका इन्फोर्समेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें। जितनी भी जागरूकता होगी, लोगों को चालान मिलने लगेंगे तो वायलेशन धीरे धीरे कम होने लगेगा। गोरखपुर में पुलिस ऐसे कदम उठा रही है जिससे लोगों को सहूलियत हो सके। इंटेलिजेंस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम भी उसी का हिस्सा है, मगर ये तभी सफल होगा जब लोग खुद भी जागरूक होंगे और नियमों का पालन करेंगे। रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर। और शादी के बाद आलिया भट्ट को हाल ही में देर रात मुंबई में स्पॉट किया गया। इस दौरान एक्ट्रेस का पोस्ट वेडिंग लुक काफी सुर्खियों में बना रहा। तस्वीरें और वीडियो अब सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं और उनका लुक टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है। ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि आखिर आलिया भट्ट को कहां स्पॉट किया गया। बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट अपनी शादी के बाद से ही सुर्खियों में छाई हुई हैं। रविवार देर रात आलिया को पेपराजी ने मुंबई में स्पॉट किया। एक्ट्रेस के इस दौरान की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं और उनका लुक टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है। ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि आखिर आलिया को कहां स्पॉट किया गया। दरअसल आलिया और रणवीर इन दिनों शादी के तुरंत बाद वर्क कमिटमेंट के चलते अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की शूटिंग में बिजी हैं। ऐसे में आलिया भट्ट एक एड शूट के लिए पहुंची थी। इस दौरान आलिया नीले रंग की शॉर्ट ड्रेस में बालों का बन बनाए हुए काफी खूबसूरत दिख रही थी। आलिया की एक झलक पाने के लिए वहां काफी सारे फैंस और पेपराजी भी मौजूद थे। इस दौरान आलिया की एक फैन ने उन्हें गिफ्ट भी दिया, जिसे आलिया ने काफी खुशी के साथ एक्सेप्ट किया। इस दौरान आलिया काफी सिंपल लुक में दिखाई दी। पोस्ट वेडिंग लुक में आलिया बिना सिंदूर और बिंदी की दिखी तो उनके खूब चर्चे हो रहे थे। इसके साथ ही बता दें कि रणवीर कपूर भी अपनी आने वाली फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में मुंबई से बाहर है, तो फिलहाल आलिया घर पर अकेली हैं। आप